हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो है कि हम आपको जो है कि बताएंगे क्वेश्चन नंबर जो है कि 21 से लेकर जो है कि 30 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन। 30 नहीं, टोटल इसमें 33 प्रश्न है। टोटल 33 प्रश्नों का जो है कि इसमें कवर किया जाएगा, और यानी कि 21 से लेकर के 33 तक के प्रश्नों को कवर किया जाएगा, यानी कि टोटल आपके 13 प्रश्नों का सोल्यूशन जो है कि इस वीडियो में मैं कराऊंगा। और हाँ, यदि आप को वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप जो है कि कर दीजिएगा। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की बात कर लेते हैं मेरे प्रिय छात्रों। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, ध्यान दीजिएगा। दिया हुआ है कि किसी गैस का 17 डिग्री सेल्सियस तथा 740 मिमी दाब पर, देखिए दाब दिया हुआ है, यानी कि गैस का कोई गैस है, तो मान लेते हैं कि गैस T1 है, नहीं किसी गैस का, हाँ ताप दिया हुआ है ना, यानी कि T1 जो ताप है आपका 17 डिग्री सेल्सियस है। T1 ताप जो है आपका कितना है, 17 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है कभी भी जो ताप होता है डिग्री सेल्सियस में नहीं होना चाहिए, आपको केल्विन में चाहिए। तो 17 डिग्री को जो है कि केल्विन में बदलने के लिए आपको 273 क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो 7 3 10 को 0 हासिल 1, 7 1 8 और 1 हासिल 9 हो जाएगा 290 केल्विन। ठीक है, ये समझ में आई। यानी कि 290 केल्विन जो है कि आपका T1 हो गया। इसमें दिया हुआ कि 740 मिमी दाब, 740 मिमी दाब जो है, यानी कि P प्रेशर जो है आपका 740 मिमी है। ठीक है, 740 मिमी। इसके बाद दिया हुआ है क्या है कि आयतन, देखिए दिया हुआ है आयतन दिया हुआ, यानी कि V1 जो आयतन है आपका दिया हुआ है 800। V1 आयतन कितना है, 800 घन सेमी, यही ना दिया हुआ है, यानी कि इतना घन सेमी। और इस घन सेमी को मिमी में बदलने के, यानी कि ml में बदलने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml के। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना होता है, 1 ml के होता है। तो यह आपका बराबर हो जाएगा 800 ml। ठीक है, या नहीं है तो आप इतना भी छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लास्ट में जाकर के फिर आपको चेंजिंग करना पड़ेगा। तो आप जो है इतना ही रहने दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक ना, क्योंकि आप वही चेंज करेंगे तो फिर लास्ट में जाकर के वही हम लोग क्या करना है, चेंज करना है। तो ये आनी आई कि T1 ताप मिल गया आपका, जो है कि दाब मिल गया, और पहले का आयतन, यानी कि ये आपका इतना कंडीशन बनी। इसके बाद दे रहा है कि आप जो है सामान्य दाब तथा ताप पर गैस का आयतन, यानी कि आपसे V2 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, V2 आपका पूछ रहा है। जब सामान्य ताप हो और सामान्य क्या हो, दाब। तो जब सामान्य ताप होता है तो T2 दूसरा ताप है ना, सामान्य ताप के लिए आपका होता है 273 केल्विन होता है। किसके लिए, सामान्य ताप इसका होता है। असामान्य दाब की बात करें, नहीं P2 की दाब बात करें, तो सामान्य दाब जो होता है 760 होता है। 700 कितना होता है, 60 मिमी होता है सामान्य आपका दाब। तो सामान्य ताप और दाब दिया हुआ है, तो यहाँ पर T2 आप इतना रखेंगे और P2 जो है कि आप इतना रखेंगे। और देखिए यहाँ पर आयतन, प्रेशर और जो है कि दाब जो है कि ताप और दाब और आयतन आपका दे रखा हो, तो उस कंडीशन में आदर्श गैस समीकरण से आपका बनता क्या है, आपको पता ही होगा कि P1 V1 बटा में क्या होता है, T1 इक्वल टू होता है P2 V2 बटा में क्या होता है, T2। ये आपका आदर्श गैस क्या होता है, समीकरण से आपका बनता है ये। ठीक है, यानी कि आपका दाब दिया हो, आयतन दिया हो और समय दिया हो, सॉरी ताप दिया हो, तो आपका ये कंडीशन बनती है। आदर्श गैस समीकरण से होता है P1 V1 बटा में T1 इक्वल टू होता है P2 V2 बटा में क्या, T2। ये कंडीशन आपको पता चल गई। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी में पुट कर दीजिए। देखिए P1 कितना दे रखा है, 740 दे रखा है, गुणे V1 पहले का आयतन कितना दे रखा है फ्रेंड्स, आपका दिया हुआ है 800, और बाटा में आपका T2, देखिए T1 चाहिए ना, तो T1 कितना दे रखा है, 290, सॉरी 90 है ना, 290। यही बराबर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। P2 आपका कितना दे रखा है, P2 ना आपका 700 कितना दे रखा है, 60, और गुणे आपका V2 आपको पता करना है, तो V2 का वैल्यू तो पुट नहीं करना है। T1 यानी कि T2 जो है समय यानी ताप, T2 ताप है ना, ताप कितना दिया हुआ है, 273।
समझ में आई बात। और बस क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 290, स्टेप बाय स्टेप मैं समझा दे रहा हूँ। 260 गुणे V2 बराबर हो जाएगा 740 गुणे 800 और गुणे हो जाएगा 273। तो यहां से आपका हो जाएगा फ्रेंड्स V2 बराबर हो जाएगा 740 गुणे 800 गुणे 273, 200 कितना 73 बाटा में आपका हो जाएगा 290 गुणे 700 कितना 60। ये कंडीशन समझ में आ रही है ना सब। बस कुछ नहीं किया गया, तिर्यक मल्टीप्लाई करके हम लोग मान पुट किए हैं। और यहाँ पर जो है V2 बराबर, इसको पूरा आप डिवाइड करेंगे ना, बहुत झमेला, ये बहुत बड़ा है तो डिवाइड करेंगे, तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। आपका हो जाएगा 733.28 और निकटतम लेंगे तो यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा 733.3, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या आंसर, यानी कि इतना जो है सेंटीमीटर क्यूब आपका होगा। समझ में आई बात ना। यानी कि ये आपका 21 नंबर का ऑप्शन रहा, यानी कि 733.3 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, सी आपका करेक्ट है। ठीक है, इतना आपको काम करना पड़ेगा। तो ये आपका आदर्श गैस समीकरण से आपका फार्मूला बना हुआ है। कब, जब आपका ताप दिया हो, दाब दिया हो और आयतन दिया हो, तो आपका ये आदर्श गैस समीकरण आपका होता है, यानी आदर्श गैस समीकरण से इतना फाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है पहले पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं और आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए मेरे प्रिय छात्रों चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, यानी कि चार्ल्स का नियम क्या कहता है, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो आपका नियत रहता है, यानी कभी भी बदलता नहीं। तो ए ऑप्शन दिया हुआ है पी भी, इसके बाद यानी पी और भी, और इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है टी भी, और इसके बाद सी ऑप्शन दिया हुआ है वी बटा में आर, और जो डी ऑप्शन दिया हुआ है वी बटा में क्या टी। यानी कि चार्ल्स के नियम में जो है नियत रहता है आपका भी अपान टी, यानी कि भी अपान क्या है टी, यानी कि आयतन और जो ताप है आपका नियत रहता है। आयतन और ताप क्या होता है, नियत रहता है। किसके नियम में नियत रहता है, चार्ल्स के नियम में जो है आयतन और ताप आपका उसमें नियत रहता है। तो इस ऑप्शन को आप लोग याद रखिएगा कि चार्ल्स के नियम में जो है कि क्या नियत रहता है, आयतन बटा में ताप, यानी कि ये जो दोनों वैल्यू हैं आपके नियत रहते हैं। आयतन और ताप, यानी आयतन बटा में ताप, ये दोनों आपके क्या होते हैं, नियत रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन की बात कर ले तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट मिल रहा है मेरे प्रिय छात्रों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है, 23 क्या है आप समझते चलिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो कह रही दो समान पात्र, देखिए दो समान पात्र है, कितने हैं, दो समान पात्र हैं। कह रही H2 व N2 गैस भरी है जिसके दाब क्रमशः 300 जो है कि आपका N2 का दाब, H2 का जो दाब दिया हुआ है, H2 का जो दाब दिया हुआ है, H2 का दाब, H2 का जो दाब दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों 345 mm दिया हुआ है। 300 कितना 45 mm यानी कि मिमी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है N2 का जो दाब है, N2 का क्या दाब, N2 का जो दाब दिया हुआ है मेरे प्रिय छात्रों 655 mm, 655 mm यानी कि मिमी दिया हुआ है। ठीक है, और ये कह रहा है कि स्थिर ताप पर इन दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब होगा, यानी इन दोनों स्थिर, जब वहां पे आपका ताप स्थिर कर दिया जाए, यानी ताप को बढ़ाया घटाया न कर दिया न किया जाए, तो वहां पे जो आपका जो आंशिक कुल दाब होगा, कुल आंशिक दाब कितना होगा, दोनों पात्रों को जोड़ने पर जो मिश्र आपका दाब होगा कितना आपका होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, H2 का, यानी कि H2 का पहले आंशिक दाब, H2 का आंशिक दाब निकाल लीजिए। H2 का क्या आंशिक दाब, आंशिक दाब बराबर हो जाएगा, यानी कुल आपका जो है कि दाब चाहिए, यानी कि 345 बटा में 2 आपको कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, फिर N2 का दाब आपको पता करना है। N2 का क्या आंशिक दाब पता करना है, तो आपका 655 बटा में क्या कर देना है 2। और तो ये तो H2 का आंशिक दाब हो गया, और ये हो गया आपका N2 का आंशिक दाब हो गया। ठीक है, इसके बाद करें टोटल इनका योग जो है, क्वेश्चन आपको पढ़िए क्या दे रखा है, करें दोनों पात्रों को जोड़ने पर मिश्रण का दाब होगा, यानी दोनों पात्रों को जब जोड़ दिया जाता है तो मिश्रण का दाब कितना होगा, दोनों पात्रों को जोड़ दीजिए 345 बटा में 2 आप प्लस
655 बटा में कितना 2, जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 5 10 को 0 होगा, 5 4 9 1 10 को 0 हासिल 1, 6 3 9 1 10 को 0 बटा में क्या 2, क्योंकि हर समान है तो अंशों को जोड़ दिया जाता है, डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 5 10, यानी कि 500 मिमी। समझ में आई बात? यानी कि जो आपका आंशिक दाब होगा कितना होगा, यानी कि दोनों पात्रों को जोड़ने पर कुल यानी कि दाब जो मिश्रण का कुल दाब होगा आपका 500 मिमी होगा। यानी कि 23 नंबर का जो है ना ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है। 23 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, ए आपका करेक्ट है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरह से, ज्यादा प्रोसेस नहीं था, बस छोटा ही था, बस दोनों का आंशिक दाब निकालिए, इसके बाद जो है कि आप दोनों का क्या कर दीजिए, योग कर दीजिए, क्योंकि दोनों का जो है कि योग करने के लिए आपको कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि 24 की तरफ। इसी के साथ हम लोग चलते हैं भाई 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, फार्मूला देखिए बना लेंगे, फटाक से रख करके तुरंत हल कर दिए। करीब दो गैसीय यौगिक आपका ए तथा बी है कि आपेक्षिक द्रव्यमान क्रमशः, यानी कि आपेक्षिक द्रव्यमान दे रखा है। देखिए यानी कि Ma का जो द्रव्यमान है यानी कि अणुभार जो है आपका दे रखा है 2, और Mb का जो अणुभार है आपका दे रखा है कितना मेरे प्रिय छात्रों 32 दे रखा है। ठीक है, समान दशाओं में A का B के विसरण कितने गुना है, यानी A कह रहा है कि जो Ra है यह जो है कि Rb से यानी कि Rb से क गुना, यानी कि Ra जो है यानी कि जो विसरण होगा Ra का वह B से क गुना है, इन्हें आपको पता करना है। यानी कि Ra जो है Rb से यानी कि विसरण जो A गैस का होगा विसरण B गैस से कितना जो है कि क गुना है। तो आपको कुछ मत कीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, Ra और Rb का तो मान पता ही नहीं करना है, बस रख करके तुरंत हल कर देंगे तो फार्मूला बनेगा Ra बाटा में क्या Rb, यानी गैस A का विसरण बाटा में गैस B का विसरण बाटा में हो जाएगा, यानी कि आपका होगा Mb बाटा में क्या होगा Ma, बस रख दीजिए। तो Ra बाटा में क्या कह रहा है Rb आपको निकालना है, देखना है का गुना आ रहा है करनी में। Mb यानी कि ये Mb कितना दे रखा है 32 बाटा में 2, कटा दीजिए 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा Ra बाटा में क्या Rb, यानी कि विसरण A का विसरण दाब A का विसरण की दर A का बाटा में क्या विसरण B बराबर हो जाएगा, करने में कितना आ रहा है भाई 16 आ रहा है ना, 2 से कटाने के बाद 16 ही तो मिल रहा है, और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, यानी Ra बाटा में क्या Rb बराबर कितना हो जाएगा 4, यहाँ से दीजिए क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो Ra जो है बराबर हो जाएगा 4Rb। अच्छा ये बताइए, यही ना पूछ रहा है कि यानी कि A गैस का विसरण जो है B गैस के विसरण से क गुना है, तो A गैस का जो विसरण है B गैस के विसरण से क गुना है 4 गुना, तो यानी कि क गुना हो जाएगा 4 गुना आपका हो जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि ये वाला जो विसरण A गैस का जो विसरण है B वाले गैस से जो है कि 4 गुना होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, प्रश्न नंबर 24 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है, यानी कि 4 गुना होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अभी यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अभी यहीं पे कहता कि B गैस का विसरण जो है A गैस से कितना गुना है, तो यदि B गैस के लिए कहता तो B यानी Rb बराबर हो जाता है, ये गुणांक है तो बाटा लगा दी, यानी 1 बाटा में क्या 4Ra, यानी कि B गैस का जो विसरण है A गैस से 1 बटा में 4 भाग, यानी 1 बटा में 4 गुना होगा। ठीक है, यदि B के लिए कहता तो 1 बटा में 4, और गैस A के लिए कह रहा है तो आपका कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत ही आसान था, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सिर्फ वहां पे अनुपात फाइंड करने के लिए हम लोगों से पूछा था, तो अनुपात जो है कि इसी फार्मूले पे हम लोग निकाल चुके हैं। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि जो भी मैं क्वेश्चन इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन जो है कि अच्छी तरह समझ में आ रहे हैं। ठीक है, और हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी आप करते रहिएगा। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 25 का जो सोल्यूशन है आपको कैसे करना है। देखिए, तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर जो है 25, अभी जो है प्रश्न नंबर हम लोग 21 जिस तरह से सोल्यूशन किए हैं, 21 नंबर जिस तरह सोल्यूशन कराया गया है वही प्रोसेस लगभग सेम आपका प्रश्न नंबर 25 में चलेगा। और आदर्श गैस के लिए समीकरण क्या था, आयतन, ताप और जो है कि दाब दिया हो, तो अभी मैं फार्मूला बताया हूँ प्रश्न नंबर 21 में, तो वही सेम फार्मूला आपका इसमें भी चलेगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते रहिए, कह रहा है क्वेश्चन की 700 मिमी दाब, देखिए P1 यानी पहला दाब जो दिया हुआ है 700 मिमी दिया हुआ है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, इसके बाद आगे दे रखा है
दाब पर किसी गैस का आयतन, देखिए आयतन दे रखा है, यानी कि V1 जो पहला आयतन है आपका दे रखा है 200 मिली, 200 ml है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दे रहा है कि किस दाब पर, यानी कि करे किस दाब पर, यानी कि दूसरा जो आपका दाब पूछ रहा है, यानी कौन सा वह दाब है जिस पर आयतन, यानी कि जो V2 आयतन है आपका जो है कि आयतन हो जा रहा है 400 ml जो है आपका हो जा रहा है। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो, देखिए ताप स्थिर हो, ताप क्या है, स्थिर। जब ताप स्थिर होगा, यानी कि ताप जब स्थिर होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं, तो यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण से ताप, यानी आदर्श गैस समीकरण से अभी हम लोग लिखे थे कि P1 V1 बटा में क्या होता है T1 इजकल टू P2 V2 बटा में क्या होता है T2। अब जब ये आपका आदर्श गैस समीकरण से हो गया कि नहीं हो गया, और जब स्थिर ताप होगा तो ताप से ताप क्या होगा, कट जाएगा, क्योंकि स्थिर ताप है तो दोनों का ताप सेम ही होगा, स्थिर रहेगा तो ये हट जाएगा, यानी कि बनेगा आपका P1 V1 इजकल टू आपका हो जाएगा P2 और क्या V2। समझ में आई बात। यहाँ से T ताप क्यों हटा है, क्योंकि स्थिर ताप है तो दोनों का ताप सेम ही होगा, सेम रहेगा तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, यहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। हाँ, एक बात कंडीशन याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों, यहाँ पर आप नहीं है तो क्वेश्चन से ही ऑप्शनल को ट्रिक कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पर दाब 700 था तो वहां पर 200 ml था, 700 था तो कितना था 200 ml। आज जब यहाँ पर 400 आयतन हुआ है तो दाब कितना होगा, 400 आयतन में दाब कितना होगा 350, आधा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आधा आपका हो जाएगा। तो इस कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा कि तुरंत आपका क्या हो जाता है, आधा होता है, ठीक ना। चलिए यहाँ पर हम लोग फार्मूले के अनुसार देख लेते हैं, उससे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ में आएगा। P1 पहला दाब आपका है 700 गुणे आयतन कितना था 200 था, बराबर P2 आपको फाइंड करना है, P2 फाइंड करना है, आयतन दूसरा था कितना 400 आयतन था। तो यहाँ पर डबल जीरो से डबल जीरो 2 से कट जाएगा 2, और यहाँ से आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों 700। अब P2 का ये गुणांक, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ना P2 इंटू P2, अब P2 का गुणांक 2 है, गुणांक हटाओगे तो ये हो जाएगा 700 बटा में 2, यानी कि आपका P2 हो जाएगा, कटा देंगे तो आपका हो जाएगा 350 mm, ये हो जाएगा P2, यानी कि जो आयतन है आपका 350 mm होगा। mm आयतन यहाँ पे ml में था, वहां पे mm है, क्योंकि आपको पता ही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है आपका 1 mm के क्या होता है, बराबर आपका होता है। समझ में आई बात, यानी 1 ml के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है आपका 1 ml के बराबर होता है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी बात कि जो आयतन है, नहीं आयतन ना, आयतन 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आयतन का पैमाना है, आप लोग याद है, यहाँ पर चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन पैमाना याद कर लीजिएगा, यानी 1 सेंटीमीटर जो क्यूब होता है या बराबर होता है 1 ml के, ठीक है। इस आयतन को याद रखिएगा, ये जो फार्मूला है आयतन वाला इसे याद रखिएगा। लेकिन हम लोग को प्रेशर यानी दाब पूछ रहा था, दाब हुआ 350 mm, क्योंकि ये mm में दिया हुआ है तो ये भी किस में जाएगा, mm में ही आपका जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये आयतन के लिए फार्मूला है, और ये आपका जो है कि दाब है, तो दाब आपका तो चेंजिंग नहीं हुआ है क्योंकि mm में है, तो आंसर भी आपका mm में दे रखा है 350, जो कि ये रहा आपका क्या आंसर। और हाँ, हम लोग ऑप्शन की जरा बात कर ले तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट मिल रहा है मेरे प्रिय छात्रों, ऑप्शन नंबर क्या है ए। तो उम्मीद होगी कि ये चीजें आपको अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 26 देखते हैं कि प्रश्न नंबर 26 का सोल्यूशन जो है आपको कैसे करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। प्रश्न नंबर 26 अभी जो है मैं फार्मूला जो लिखा हूँ आदर्श गैस समीकरण का, P1 V1 बटा में T1 इजकल टू P2 V2 बटा में क्या T2, यही सेम फार्मूला आपको लगाना है उसमें भी, तो ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है, बस वही फार्मूला आपको पुट करना है। लेकिन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। करीब एक धातु के सिलेंडर में, देखिए धातु का कोई भी सिलेंडर एगो होगा तो उसमें जितना आयतन होगा, जिससे मान लीजिए 2 बार ताप दे रहे हैं तो दोनों बार तो आयतन धातु के, जो भी धातु का सिलेंडर होगा उसमें आयतन तो दोनों का बराबर होगा। आप कितना हो ताप बढ़ाएं, आयतन तो आपका तो वही रहेगा ना, यानी कि जितना पहली बार ताप देने में जितना उसमें आयतन था, दूसरी बार भी ताप देंगे तो उतना ही ना आयतन रहेगा। यानी कि धातु का कोई भी सिलेंडर होगा तो उसका आयतन आपका सेम, आयतन कभी भी बढ़ने घटने वाला नहीं है, तो आयतन तो दोनों का सेम होगा। चलिए कंडीशन आप लोग समझ गए। अब कह रहे गैस का दाब, दाब दे रखा है, देखिए दाब जो दिया हुआ है, दाब दिया हुआ है आपका, दाब जो है
गैस का दाब 2700 डिग्री सेल्सियस पर, दाब कह रहा है कि P जो दाब है 2700 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो ताप आपका जब आपका T1 था, जब आपका T1 ताप था, तो आपका उस समय ताप जो है 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो केल्विन बदलने के लिए 273 इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं। तो 7 3 10 को 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 को 0 हासिल 1, ठीक है। और 2 1 कितना हो जाएगा 300 केल्विन, यानी कि T1 जो है आपका 300 केल्विन हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आ रही है ये बातें। अब जो है दाब जो है 4 वायुमंडली, यानी 4 वायुमंडल है, यानी कि जो P1 दाब है यह 4 है, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद करेंगे जब T2 ताप जो है, यानी कि जो ताप जो है आपका 54 डिग्री कर दिया जा रहा है, 54 डिग्री कर दिया जा रहा है, तो करने पर 54 डिग्री ताप किया जा रहा है, तो इसमें भी तो आपका केल्विन में जाएगा। तो 4 3 7 हो जाएगा, और 7 5 12 को 2 हासिल 1, 2 और 1 कितना 3, इतना केल्विन होगा। अब इसी के साथ आगे कह रहा है कि वायुमंडलीय दाब के पदों में, यानी कि वायुमंडलीय दाब जो है पदों में निकालना, यानी कि P2 जो है आपसे पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, जब आपका 27 डिग्री सेल्सियस था, जब 27 डिग्री सेल्सियस जो ताप था उस समय, और जब दूसरी बार 54 डिग्री सेल्सियस ताप किया गया उस समय, सिलेंडर का आयतन तो वही रहेगा ना, यानी कि दोनों में आयतन सेम रहेगा, तो आयतन तो कभी चेंजिंग नहीं होगा। जब आयतन चेंजिंग नहीं होगा तब कंडीशन क्या बनेगी, ध्यान दीजिएगा, P1 V1 बाटा में क्या T2, पहले फार्मूला मैं लिख दे रहा हूं आदर्श गैस से, इजिकल टू P2 जो है V2 बाटा में क्या हो जाएगा T1। और जो आपका आयतन है दोनों का आयतन सेम होगा, क्योंकि सिलेंडर आपका एक ही है लेकिन ताप आपका अलग अलग है, तो उसका आयतन सेम ही आपका होगा। चलिए P1 कितना है आपका 4 है वायुमंडलीय दाब, V तो आपका आयतन भी रहेगा, बाटा में आपका टेम्परेचर ताप 300 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन किया जा रहा है। P2 आपको पता करना है, गुणे आयतन तो आपका भी रहेगा, टेम्परेचर कितना है 327 केल्विन, 327 आपका केल्विन है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 से 20 कट गया, 3 से कटाएंगे तो 3 6 18 होगा, 3 5 4 5 20 65 हो जाए, सॉरी गड़बड़ गया, ये 18 ही हो जा रहा है ना, तो 7 चौक 28, 7 हो जाएगा 75, यानी कि 7 चौक 28, 7 बार में 2 बचेगा, यानी कि 4 5 20 75 हो गया। यहाँ पर आयतन दोनों कट गया, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दे, V2 से इसमें गुणा होगा, तो ये आपका हो जाएगा 75 आपका P2 से गुणा हो जाए 75 P2 हो जाएगा, 1 से जब इसमें गुणा होगा तो 200 कितना हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 27, तो यानी कि P2 बराबर हो जाएगा 327 बाटा में कितना हो जाएगा 75। आप P2 बराबर हो जाएगा 75 से 327 को डिवाइड करेंगे, तो 75 से 327 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4.36 वायुमंडल, यानी कि इतना जो है आपका प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि दाब जो है 4.36 आपका पड़ेगा। तो चलिए इसके साथ हम लोग ऑप्शन की बात कर लें, तो 26 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 4.36 वायुमंडल, यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट। समझ में आई बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ज्यादा आपका कठिन नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सेम आपका इसमें आयतन आपका बराबर हो रहा है, क्योंकि सिलेंडर आपका वही है, ताप खाली अलग अलग है, तो आपका जो आयतन है सिलेंडर का जो भी आयतन होगा दोनों में आयतन क्या होगा आपका सेम होगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, ध्यान दीजिएगा। 27 नंबर में दे रखा है किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, यानी कि वह कौन सा ताप है जिसपे गैस का जो आयतन है आपका 0 हो जाता है, यानी गैस का आयतन क्या है शून्य आपका हो जाएगा, यानी किस ताप पर गैस का आयतन शून्य हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा 27 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, यानी कि -273 डिग्री यदि हम लोग आपका ताप कर दिया जाए, -273 डिग्री सेल्सियस यदि ताप कर दिया जाता है, तो उस समय गैस का जो आयतन है शून्य हो जाएगा। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जो है गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, -273 डिग्री यदि सेल्सियस कर दे ताप, माइनस में 273 डिग्री सेल्सियस कर दे, तो उस समय गैस का जो आयतन है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिया गया था, साधारण ताप वो दाब पर कह रहा था, दूसरा दे रहा था 273 डिग्री सेल्सियस पर, तीसरा कह रहा था -273 डिग्री सेल्सियस पर, और 4 नंबर दिया था किसी भी ताप पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये रहा 27 नंबर का क्या आंसर, ठीक है।
इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 28 नंबर प्रश्न की तरफ। चलिए, ज्यादा आपके क्वेश्चन कठिन नहीं है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। कह रहे हैं कि मेथेन और ऑक्सीजन की समान मात्रा को, तो यहां पर देखिए ऑक्सीजन मेथेन है, और जो है मेथेन और ऑक्सीजन की जब समान मात्रा है, समान मात्रा को एक खाली बर्तन में, समान मात्रा है मेथेन में जितना है, मेथेन का जितना भार होगा उतना ही भार किसका होगा, जो है कि ऑक्सीजन का होगा। तो दोनों का जो, तब तो उस समय दोनों का भार समान होगा। तो यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा कि ऑक्सीजन, यहां पर ऐसे कर दीजिए, O2 तथा मेथेन है ना, तो CH4 मेथेन यानी कि CH4 का भार, मान लेते हैं जब समान मात्रा है ना, तो मान लेते हैं कि O2 तथा CH4 का जो भार है आपका कितना है, x ग्राम। क्योंकि भाई जब दोनों की मात्रा समान है तो जितना भार आपका CH4 का होगा उतना ही भार O2 का भी तो होगा, समान मात्रा दिया हुआ है, दोनों का भार सेम होगा, ठीक है, दोनों का भार हो गया। अब यहां पर आप पहले निकालेंगे O2 का अणुभार। O2 का क्या निकालेंगे, अणुभार, O2 का अणुभार, अणुभार। तो ये हो जाएगा 16 गुणे कितना, 2, यानी कि 16 दुने कितना हो जाएगा, 32। O2 का अणुभार 32 हो गया कि नहीं हो गया। इसके बाद निकालेंगे CH4 का अणुभार, CH4 का अणुभार, तो इसका अणुभार निकालेंगे तो आपका हो जाएगा नहीं, आपका C का होता है कितना, 12 प्लस कार्बन का 12 होता है, आप प्लस हाइड्रोजन का आपका 1 होता है, गुणे 2 हाइड्रोजन है, तो 2 एकम 2 और 12 2 कितना हो जाएगा, 14। यानी कि आपका जो है कि अणुभार O2 का 32 हुआ और CH4 का अणुभार जो है आपका 14 हुआ। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पहले क्वेश्चन में वो देखिए, कह रहे कि ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब होगा, यानी कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगा आंशिक दाब। यहां पर देखिए कह रहे कि ऑक्सीजन द्वारा लगा कुल आंशिक दाब, कुल आंशिक दाब, तो यहां पर कुल आंशिक दाब बराबर होगा ऑक्सीजन का मोल, किसका चाहिए, ऑक्सीजन का मोल चाहिए, क्या चाहिए आपको, जो है कि ऑक्सीजन का मोल चाहिए, ऑक्सीजन का मोल, ठीक है। अब बाटा में ऑक्सीजन का मोल, ऑक्सीजन का मोल, आपको प्लस कर देना है, CH4 था ना, CH4 को आप लोग क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं, क्या कहते हैं, मेथेन, यानी कि मेथेन का मोल। तो पहले मोल निकाल लीजिए। अब मोल बराबर होता है क्या, मोल बराबर होता है भार बाटा में अणुभार। तो यानी कि O2 का जब मोल निकालेंगे, O2 का मोल, O2 का क्या निकालेंगे, मोल, यानी कि आपको मोल निकालना है O2 का, तो NO2, यानी कि जो मोल है आपको N से इंडिकेट करते हैं, यानी कि मोल O2 का निकल रहा है, तो आपका हो जाएगा भार X है, बाटा में अणुभार कितना है, 32। और यहीं से CH4 का क्या, मोल, तो मोल निकाल रहे हैं तो इंडिकेट करेंगे तो NCH4, CH4, यानी कि स्मॉल n जो है यह मोल को इंडिकेट करता है, तो X बटा में हो जाएगा क्या, 14। समझ में आई बात, ये सब कंडीशन आपको समझ में आ रही है ना, X बटा में 14 नहीं, मिस्टेक हो रहा है, रुक जाइए, यहां पर 4 है ना, तो 4 एकम 4, ये 16 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा, 16। समझ में आई बात। तो यहां पर ऑक्सीजन का जो मोल है आपका X बटा में 32 आया, और CH4 का जो मोल है आपका X बटा में कितना है, 16। तो ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया कुल आंशिक दाब बराबर होता है, आपका ऑक्सीजन का मोल चाहिए, तो ऑक्सीजन का मोल था X बटा में कितना था, 32, बटा में ऑक्सीजन का मोल X बटा में 32, आप प्लस मेथेन का मोल, मेथेन का क्या मोल, यानी X बटा में कितना था, 16। तो यहां पर हो जाएगा X बटा में 32, बाटा में आपका हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आप लेंगे तो हो जाएगा 32, तो 32 से कम 32 X हो जाएगा, 16 दूनी के 32 यानी कि 2X, तो 32 से 32 कट गया, यहां पर हो जाएगा X बटा में 2 कितना हो जाएगा, 3X, यानी X क्या हुआ, कट गया, यानी 1 बटा में आपका हो जाएगा कितना, 3। यानी कि ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया कुल आंशिक जो दाब है, यानी कि आपसे पूछ क्या रहा था, कुल दाब में ऑक्सीजन द्वारा लगाया गया कुल आंशिक दाब आपका हो जाएगा 1 बटा में 3। अगर यही आपसे पूछता मेरे प्रिय छात्रों कि
मेथेन द्वारा जो है कि लगाया गया कुल आंशिक दाब कितना होगा, तो ऊपर आपका मेथेन होना चाहिए और बाटा में मेथेन प्लस जो है ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए, मोल आपका होना चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद होगी कि ये सभी चीजें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है और इसका 28 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट मिल रहा है। 28 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या है मेरे प्रिय छात्रों, 1, यानी 1 बटा में कितना, 3। तो ये सब चीजें आप लोग याद रखिएगा कि कुल आंशिक दाब बराबर होता है ऑक्सीजन का मोल चाहिए, अब बाटा में आपका ऑक्सीजन का मोल और प्लस मेथेन का मोल। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग को ये सब चीजें फाइंड करनी होगी, क्योंकि मोल निकालने के लिए आपको चाहिए भार बटा में अणुभार चाहिए, तो आपको भार x होगा, x है क्योंकि दोनों का जो है समान मात्रा है, तो आपका दोनों में x हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हम लोग जो है कि 29 नंबर प्रश्न की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ हम लोग 29 नंबर प्रश्न की तरफ। दे रखा है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 29 से कह रहा है कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, यानी कि एक गुब्बारा है जिसमें हाइड्रोजन भरा गया है, यानी कि हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना निम्न में से किसके नियम पर आधारित है। 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, यानी कि पहला ऑप्शन दे रखा है ये कि वायल का नियम, दूसरा दिया है चार्ल्स का नियम, सी दिया हुआ है ऊर्जा का नियम है और डी आपका दिया हुआ है संवेग का नियम। तो 29 नंबर का मेरे प्रिय छात्रों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यानी कि हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का जो फटना होता है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि चार्ल्स का नियम होता है। किसका नियम, चार्ल्स का नियम, ठीक है, यानी कि ये जो है इस पे आधारित है। समझ में आई बात। तो ये आपका ऑप्शनल था जो कि 29 नंबर का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, चार्ल्स का नियम। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की तरफ। इस दे रखा है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी। यानी कि आप लोग याद रखिए, एक कंडीशन याद रखिएगा मेरे प्रिय छात्रों कि जो विसरण की दर आर होती है वह समानुपाती होती है 1 बटा कर्ण में किसके, एम के। 1 बटा कर्ण में किसके, एम के, यानी कि समानुपाती। ये जब मैं पूरा बात कर रहा हूं 1 बटा कर्ण में एम की बात कर रहा हूं तो आर से समानुपाती का संबंध रखेगा। और यदि कहता कि कर्ण में यम जो है आर से कैसा संबंध रख रहा है, या जो आर है यानी कि ये कर्ण में यम से क्या संबंध रख रहा है, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती। अब पूरे की यदि बात करेंगे हम लोग तो ये समानुपाती होगा, खाली कर्ण में यम की बात करेंगे तो ये व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखेगा। और हाँ, एक कंडीशन आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जिसका अणुभार सबसे कम होता है, जिसका अणुभार सबसे कम होगा उसका विसरण सबसे ज्यादा होगा, उसी का विसरण क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें दे रखा है कि निम्न में से गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी। तो पहले दे रखा है O2, पहले क्या दे रखा है, O2। तो आपको पता है कि पहले मैं लिख ले रहा हूं, O2 दे रखा है, दूसरा दे रखा है CO2 दे रखा है, तीसरा दे रखा है NH, आपका क्या दे रखा है NH3 दे रखा है, और इस यहाँ पर D आपका दिया हुआ है N। तो मेरे प्रिय छात्रों ध्यान दीजिए, इसमें जिसका अणुभार सबसे कम होगा उसकी जो है कि विसरण की दर सबसे अधिक होगी। तो आपको पता ही है कि O2 का 32 होता है अणुभार, इसके बाद CO2 का आपका कितना होता है, 44 होता है, CO2 का 44 ना होता है, ठीक है, आप लोग मिला लेंगे, हो सकता है लिखने में गलत हो जाए। NH3 का जो है आपका 17 होता है और N2 का जो है आपका कितना होता है, 28। तो ये बताइएगा, ये जो चारों ऑप्शन मैं रखा हूं इसमें सबसे कम जो है अणुभार किसका है। तो जिसका सबसे कम अणुभार होगा उसी का विसरण सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे अणुभार कम किसका है, यानी कि 117, यानी NH3 का ना, तो विसरण सबसे ज्यादा किसका होगा, NH3 का ही होगा। तो 30 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट है मेरे प्रिय छात्रों। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। ये तो विसरण की दर सबसे अधिक की बात हुई। यदि आपसे कहता कि ये चारों ऑप्शनों में से ये बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जिसका विसरण की दर सबसे कम हो, विसरण की दर सबसे क्या हो, कम। तो इसमें अब जिसका अणुभार सबसे ज्यादा होगा उसकी जो है कि विसरण की दर जो है सबसे कम होगी। तो सबसे अणुभार ज्यादा किसका है, यानी कि CO2 का। तो विसरण की जो दर है आपकी CO2 का सबसे कम होगा। तो सबसे कम की बात करें तो उसमें CO2 आएगा, और सबसे अधिक की बात करें विसरण की दर तो आपका होगा NH3।
ठीक है। तो यहाँ पर कम और बेसी वाला याद रख लीजिएगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर जो है 31 की तरफ। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 31 क्या दे रखा है। दे रखा है कि वायल के नियम में क्या नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायल के नियम में जो है आपका क्या नियत रहता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन में से 31 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, प्रेशर और आयतन, यानी कि पीवी, यानी कि ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। यानी कि वायल के जो नियत में है पी और वी जो है आपका नियत होते हैं, ठीक है, जो कि आपसे 2011 में पूछा गया था पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि वायल के नियम में क्या नियत रहता है, तो आपका पी और वी जो है आपके नियत रहते हैं। और इसके पहले वाले 22 क्वेश्चन में आया था चार्ल्स के नियम में क्या नियत रहता है, तो वहां पर आया था आयतन और ताप, यानी कि वी बटा में टी, यानी आयतन और जो ताप है वहां पे नियत रहता है किसके नियम में, चार्ल्स के नियम में। और यहाँ पर वायल के नियम में जो है कि आपका नियत रहता है वी और जो है कि यानी कि प्रेशर और आयतन, ठीक है, यानी पी और वी। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, तो इसमें ज्यादा आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए करें, परम शून्य ताप पर परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन क्या होता है, यानी परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन क्या होता है, अलग अलग होता है, यानी भिन्न भिन्न होता है। बी ऑप्शन दिया हुआ है समान होता है, सी ऑप्शन दिया हुआ है शून्य होता है, डी ऑप्शन दिया है उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी कि 32 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, शून्य होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। 32 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, ठीक है मेरे प्रिय छात्रों। तो पूछ रहा था कि परम शून्य ताप वह ताप है जिस पर जो है गैस सभी गैस का आयतन क्या होता है, शून्य। परम ताप पर जो है कि सभी गैस का आयतन क्या होता है आपका शून्य होता है। वो कौन सा ताप है जिस पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है, तो आप तुरंत बताएंगे कि सर जो है परम शून्य ताप जो होता है उस पर सभी गैस का आयतन जो है आपका शून्य होता है। चलिए इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के तरफ। क्वेश्चन नंबर किस पे, 33 के तरफ आते हैं। कि क्वेश्चन नंबर जो 33 है या क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट। कह रहा है कि गैसों का वह गुण जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखती हैं कहलाती हैं। विसरण जो है बी दिया हुआ है, संचरण सी दिया हुआ है, अपसरण डी दिया हुआ है, तापक्रम। यानी कि 33 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 33 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, विसरण। क्या करेक्ट होगा, विसरण। क्या करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों, आपका जो विसरण है यह जो है आपका विसरण है ऐसा है जो गैसों का वह गुण है जिसके कारण वे गुरुत्वाकर्षण के नियम का क्या करते हैं, विरुद्ध करते हैं तथा एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति भी रखते हैं, वह कहलाता है क्या, विसरण। तो ये रहा प्रश्न नंबर 30 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन। और हाँ, अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर जो है कि कर दीजिएगा। और हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि जुड़ जाइएगा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग आपके लिए वीडियो अपलोड करें तो समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हाँ, और अगला जो चैप्टर चलेगा आपका 12 चलेगा जो कि है वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे वैद्युत रसायन के साथ, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।